वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं और जो फार्मूलाज हैं पहले उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्जन करनी होगी। तो टेम्परेचर के दो फार्मूलाज दिए हुए हैं। टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो और आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको केल्विन में दिया हो और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, केल्विन में 273 माइनस कर देंगे, ये चीज़ वहाँ चली जाएगी तो सेंटीग्रेड में उसका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड फार्मूला है, अगर आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया और आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट फार्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। इसमें डेल्टा क्यू है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। डेल्टा क्यू बेसिकली वो अमाउंट है जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इसको हम लोग जूल्स में मेजर करते हैं, यानी कि इसकी यूनिट जूल्स है। इसके अलावा मैस उस सब्सटेंस का मैस है जिसे हम किलोग्राम से मेजर करेंगे। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ऑब्जेक्ट की, जिसको हम जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन में मेजर करते हैं। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम केल्विन में मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला है डेल्टा क्यू एफ इक्वल्स टू एम एच एफ। एच एफ जो है इसको आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ये वो हीट है, इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। फ्यूजन होता है कि जब आप आइस को ना मेल्ट कर रहे होते हैं उसको आप फ्यूजन से, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। ये दोनों एक ही चीज़ के दो नेम्स हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, वो हीट जिससे आप किसी भी सॉलिड को उसके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि एच एफ वो हीट है जो आइस अब्जॉर्ब करती है विदाउट इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे ही रहेगा, यानी कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी हीट आइस अब्जॉर्ब कर रही है ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उससे आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट वाटर एब्जॉर्ब करे ताकि वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट फार्मूला है डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। इसमें डेल्टा एल जो है वो चेंज इन लेंथ है। अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अल्फ़ा का मतलब होता है कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर केल्विन राइजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर पर, अगर आप 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ में कितनी इंक्रीज आ रही है उसे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। फिर नेक्स्ट फार्मूला में इसी को हम इंटरचेंज, मतलब इसको आगे आप डिराइव करते हैं। डेल्टा एल इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट होता है, तो एल नॉट राइट साइड पर चला जाएगा, वहाँ से एल नॉट कॉमन ले लेंगे तो एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एल जो है वो फाइनल लेंथ है, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है, और बाकी वही चीज़ें जो हम पहले पिछले फार्मूले में बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट फार्मूला है डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। इसमें डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है, बीटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। इसको हम डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज आ रहा है उससे आप बीटा से डिनोट करते हैं। ये कुछ फार्मूलाज थे जो हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। और एक और जिस तरह हमने पर इसको डिराइव किया था आगे, इस तरह हम इसको भी कर सकते हैं। डेल्टा वी इक्वल होता है वी माइनस वी नॉट के। वी नॉट राइट साइड पे जाएगा, फिर वी नॉट आप कॉमन ले लेंगे तो v इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये फार्मूला भी बन सकता है। तो इन तमाम फार्मूलाज को हम यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8.1 पे जाते हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। 8.1 में सिंपल हमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे और सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। फार्मूला हमें पता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 1.8 C प्लस 32 होता है। सेंटीग्रेड में वैल्यू कितनी है, 50। वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया और आंसर आ गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 8.2 देखते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। अच्छा, हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला पढ़ा हुआ है ना, तो पहले हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेल्सियस से हम
केल्विन में चले जाएंगे, मतलब जब हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी ना तो वो पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास केल्विन आ जाएगा। तो आइए डाटा लिखते हैं हम 8.2 का। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में निकालना है और केल्विन में निकालना है। फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 1.8 C + 32। इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दी और 32 हमने जो है उधर जाके माइनस कर दिया, फिर हमने माइनस करके 66.6 आ जाता है, 1.8 यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया। सेंटीग्रेड में हमारे पास वैल्यू आ गई है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर केल्विन का फॉर्मूला होता है केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो जो सेंटीग्रेड में वैल्यू आई है वो हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास केल्विन के अंदर भी आंसर आ जाएगा जो कि 310 केल्विन है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू निकाली है, फिर सेंटीग्रेड वाली वैल्यू केल्विन वाले फॉर्मूले में पुट किया, वहाँ से केल्विन टेम्परेचर भी आ गया। इसका मतलब ये है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 310 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8.3। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.5 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। अच्छा, वो ये कह रहा है कि हम लोगों के पास एक एल्यूमिनियम बार है जिसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है, फिर हम उसे हीट करते हैं। शुरू में टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, हम लोगों ने उसको हीट करके 20 डिग्री तक टेम्परेचर करना है। ठीक है, तो हमें वो ये कह रहा है कि आपने लेंथ निकालनी, कितनी उसकी लेंथ में इंक्रीज़ आया आपने वो निकालना है। पहले 2 मीटर था ना, जब हमने टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो उसकी लेंथ जो में कितना चेंज है हम लोगों ने वो निकालना है। डाटा लिख लेते हैं हम 8.3 का। 8.3 में गिवन क्या है, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है, ओरिजिनल या इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री था, फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्फ़ा हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन है। निकालना हमने क्या है, चेंज इन लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ में इंक्रीज़ आया या कितनी चेंज हुई है, हम लोगों ने डेल्टा एल निकालना है। आपको पता है कि टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में यूज़ करते हैं, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 किया तो 273 केल्विन आ जाएगा या 293 केल्विन आ जाएगा। फिर फार्मूला इसका डेल्टा टी निकालते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी नॉट, तो वो 20 केल्विन इसका आंसर आ गया। फिर फार्मूला हमें पता है क्योंकि हम डेल्टा एल निकालें, डेल्टा एल का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अल्फ़ा भी हमें गिवन है, एल नॉट हमारे पास 2 है, डेल्टा टी हम लोगों ने 20 केल्विन निकाल लिया है, सिंपल वैल्यूज पुट कर दी और डेल्टा एल का आंसर 0.1 सेंटीमीटर आ गया। ये मीटर्स में आ रहा था, 100 इंटू 10⁻⁵ था, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर इन न्यूमेरिकल्स में हम टेम्परेचर कन्वर्ट ना भी करें ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेल्टा टी यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर हम केल्विन में कन्वर्ट नहीं भी करते, फिर भी उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं फ़र्क आएगा, देखिए यहाँ पे 20 है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 0 है, तो 20 माइनस 0 क्या होता है 20। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे फिर भी 20 ही आंसर आएगा, तो इसमें कन्वर्ट करें या ना करें उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप चलें कर लिया करें केल्विन में कन्वर्ट। ठीक है, आगे कुछ न्यूमेरिकल जाएंगे, लास्ट वाले जिसमें हम इसको यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे टेम्परेचर की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8.4। 8.4 में बता रहा है कि अ बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज़ 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है, हमें उसने जो एक वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोगों ने वॉल्यूम निकालना है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि हमने फाइनल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम निकालना है। पिछले केस में हमने इंक्रीज़ इन लेंथ निकालनी थी, इस केस में हमने फाइनल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना कि चेंज इन लेंथ क्या होती है और फाइनल लेंथ क्या होती है। तो फार्मूला आपको याद है, V इक्वल्स टू V0 1 + बीटा डेल्टा टी होता है, वो वाला फार्मूला पुट करते हैं और वैल्यूज़ डालते हैं, सिंपल। V0 1.2 है, T0 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, TF 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, बीटा की वैल्यू इतनी है। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, फाइनल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इसको हम V से भी डिनोट कर सकते हैं, हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर को मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया,
डेल्टा टी निकाल लिया जो कि 225 केल्विन आ गया है 313 माइनस 288 करके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल फार्मूला पुट करते हैं, V इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस बीटा। डेल्टा टी वाला वी नॉट 1.2 है, बीटा की वैल्यू 3.67 इंटू -3 है, और डेल्टा टी हमारे पास 25 आया है। सिंपल आपने इसको सॉल्व किया और 1.3 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, जो कि फाइनल वॉल्यूम है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8.5। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास 0.5 kg वाटर हो और उसका टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना हो तो हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, डाटा लिखते हैं ऐसे 8.5 का। मैथ्स हमें गिवन है 0.5 kg, इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, करना कितना है 65 करना है, तो वो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है हमने, डेल्टा क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है जो हमें रिक्वायर्ड है इतना टेम्परेचर करने के लिए। सॉल्यूशन पे पहले हम इस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देते हैं केल्विन के अंदर, 283 केल्विन आ जाएगा, 10 में 273 ऐड करें और ये 338 केल्विन आ जाएगा। फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम हमारे पास मैस है, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो आपने स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर आपने याद रखनी है, जो कि 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। आपने वाटर की भी याद रखनी है और आइस की भी याद रखनी है, आइस की 2100 होती है आई गेस। ठीक है, तो ये दो हम इन दो की वैल्यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर रहे होंगे। आपकी बुक में भी एक टेबल दिया हुआ है जिसमें काफ़ी सारी सब्सटेंसेस का उन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। सिंपल आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूले में, और डेल्टा क्यू जो है उसका आंसर आ गया 115500 जूल्स। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8.6। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 grams of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1000 joules per second हीट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है ताकि हम वो वाटर, इसका मास 200 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं। यानी कि हमें टाइम निकालना है जिस टाइम के अंदर वाटर का टेम्परेचर 20 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें ना कि 1000 joules पर सेकंड क्या है। जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की। ठीक है, और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो W/T क्या होता है, वर्क डन। रेट ऑफ डूइंग वर्क किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। तो ये बेसिकली पावर है। ठीक है, अब इसको हम डाटा में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। 8.6 न्यूमेरिकल गिवन हमारे पास पावर है 1000 joules पर सेकंड, मास 200 ग्राम, वाटर का मास 200 ग्राम है, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जितना करना है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। टू फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने टाइम निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, मास को केजी में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर जो है उन दोनों को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। 20 में 273 ऐड किया, 90 में 273 ऐड किया तो 363 हो गया। फिर डेल्टा टी निकाल दिया जो कि 70 केल्विन आ गया। फिर हमें पता है कि पावर इक्वल्स टू Q/T होता है, W/T होता है। W वर्क डन जो है, इसमें हम अमाउंट ऑफ हीट्स दोनों की यूनिट जूल्स होती है, हम उसको Q से भी लिख सकते हैं। P इक्वल्स टू Q/T कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे वर्क जो है वो अमाउंट ऑफ हीट को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब P इंटू टी इक्वल्स टू Q है। Q का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो आप Q की जगह उसका वैल्यू पुट करें जो फॉर्मूले से हम लोगों ने याद की हुई है कि वो MC डेल्टा टी के इक्वल होता है। अब हमें मैथ्स भी पता है, C भी पता है वाटर का कितना होता है, डेल्टा टी भी पता है, पावर भी पता है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो आपने इसको अरेंज किया और मैथ्स पुट किया। C 4200 होता है वाटर का, डेल्टा टी हमारे पास 70 केल्विन आया है, पावर 1000 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 58.8 सेकेंड टाइम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8.7। हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 joules of heat. Latent heat of CN of ice is equals to 33630 joules per किलोग्राम। ठीक है, हमें ये बताना है कि जब हम इतनी हीट अगर दें आइस को तो कितनी अमाउंट ऑफ आइस जो है ना मेल्ट होगी, मतलब हमें मैस निकालना है। लेटेंट हीट ऑफ CN कितना है, वो इतना है। तो फॉर्मूला को पता है, लेटेंट हीट ऑफ CN वाला क्या होता है, डेल्टा QF इक्वल्स टू MHF। तो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें HF पता है,
डेल्टा क्यू एफ भी पता है तो हम वहाँ से सिंपल मैथ्स निकाल लेंगे। अच्छा, डेल्टा क्यू एफ इतना है, एच एफ इतनी है वैल्यू, मैथ्स निकालना है, सिंपल फार्मूला पुट किया, मैथ्स एच एफ वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने, 0.1488 किलोग्राम आ जाता है। अब इसको हम जो है राउंड ऑफ करते हैं तो ये 8 है तो ये 9 हो जाएगा, 0.149। अब अभी भी ये 5 से बड़ी वैल्यू है तो ये जो 4 है ये 5 हो जाएगा, तो 0.150 kg आ जाएगा। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, तो 10⁻³ हो जाएगा। और इसको 0.3 उधर लेके जाएँ, 1 2 3, तो ये 150 ग्राम्स बन जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स कितना आ गया हमारे पास, 150 ग्राम्स। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8.8। Find the quantity of heat needed to melt 100 grams of ice at -10 डिग्री सेंटीग्रेड into water at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ताकि हम 100 ग्राम्स ऑफ आइस को, जो टेम्परेचर है वो -10 टेम्परेचर से लेके उसको वाटर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएं। ठीक है, मतलब हम आइस को मेल्ट करें, 100 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करें जिसका टेम्परेचर -10 है, और उसे वाटर बनाएं जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक हो गया। इस न्यूमेरिकल को ना हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले तो इसका डाटा लिख लेते हैं, हमें क्या कुछ गिवन है। देखिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी गिवन है। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं इसका, क्या कुछ हमें गिवन है। 8.8 न्यूमेरिकल का मैथ्स गिवन है 0.1 किलोग्राम, इनिशियल टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस को मैंने बार से शो किया हुआ 2100 जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो इतनी है, वो हम लोगों ने लिख लिया। टू फाइंड हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ताकि हम वाटर आइस को मेल्ट करके वाटर में ले जाए, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ठीक है, केस 1 में तो हम ये करते हैं कि हीट गेंड बाय आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले स्टेप में तो ऑब्वियसली जब आइस की जो टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम लोगों ने क्या करना है, हमने उस आइस को मेल्ट करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कितनी आइस ने हीट गेन की है ताकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। ठीक है, तो हीट गेन्ड बाय आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आइस ने कितनी हीट गेंड की है ताकि उसका टेम्परेचर -10 से 0 डिग्री हो जाए। तो इस केस में इनिशियल टेम्परेचर कितना कंसिडर होगा, -10, और फाइनल कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आप करेंगे 0 -10 तो वो +10 हो जाएगा। सिंपल आप फॉर्मूला लगाते हैं Q1 = mc डेल्टा टी का। मैथ्स हमारे पास 0.1 kg है, वाटर का मैथ्स, अच्छा आइस का मैथ्स सॉरी। उसके बाद C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हम लोगों ने लगा दी, 2100 है, डेल्टा टी हमारे पास 10 आया है। इसको सॉल्व किया तो Q1 2100 जॉल्स आ गया, यानी कि ये वो हीट है जो आइस ने गेन की है ताकि उसका टेम्परेचर -10 से 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब केस नंबर 2 में हम वो हीट निकालते हैं जो आइस को रिक्वायर्ड है ताकि वो मेल्ट हो सके विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसी हीट होती है जिसमें कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज़ करते हैं, यानी कि डेल्टा क्यू एफ = MHF वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मैथ्स हमारे पास 0.1 है, HF की वैल्यू ये दी हुई है, वो पुट कर दी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q2 यानी कि QF आ जाएगा। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो आइस ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है, एब्जॉर्ब की है ताकि आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर आइस में कन्वर्ट होता है और आइस वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो केस नंबर 2 में हम लोगों ने वो हीट निकाल ली है जो आइस ने मेल्ट होने के लिए एब्जॉर्ब की है, जो से हीट रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। अब केस 3 में हम लोग वो हीट निकालते हैं जो रिक्वायर्ड है ताकि हम वाटर के टेम्परेचर को 0 से 10 डिग्री तक ले जाएं। केस 2 में तो हम लोगों ने वो हीट निकाली जिससे हम आइस को वाटर बना सकते हैं, वाटर बन गया। अब केस 3 में हम लोगों ने वाटर के टेम्परेचर को 0 से 10 डिग्री लेके जाना है, उसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है हम वो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला वही लगाएंगे Q3 = mc डेल्टा टी। इसमें जो C है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है जो कि 4200 है। मैथ्स हमें वही जो गिवन है 0.1 हम वो यूज़ करेंगे। डेल्टा टी नोट करें, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 0, शुरू में 0 है, लेके कितना करना है हमने, लेके कितना जाना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फाइनल टेम्परेचर 10 हो जाएगा। तो 10 - 0 करेंगे तो वो 10 रहेगा। तो Q3 कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 4200 जॉल्स।
ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें टोटल हीट निकालनी थी कि वो हीट जिससे हम आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर में लेके जाएं, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों केसेस के हीट्स को ऐड करके। तो टोटल हीट Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन तीनों को आपने ऐड किया और आंसर आ गया 39900 जूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। 8.9 हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें दी हुई है, यानी कि वो कह रहा है हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है ताकि हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। ये बात आप नोट करें कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। ये वो हीट होती है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है ताकि वो वाटर से गैस यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही, इसी टेम्परेचर के ऊपर हमने ये बताना है कितनी हीट वाटर एब्जॉर्ब करेगा ताकि इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो सिंपल आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा Q इक्वल्स टू MHV होता है। तो मैथ्स हमें गिवन है और HV भी गिवन है, तो वेरियस पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8.9, डाटा मैथ्स 100 ग्राम है, कन्वर्ट कर दिया kg के अंदर, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है इस फॉर्मूले में। HV हमें दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला लगाएं, मैथ्स पुट किया, HV पुट किया, डेल्टा QV, यानी कि हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ताकि हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, अब लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 8.10 फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू 500 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोगों ने वाटर का वो टेम्परेचर निकालना है जब हम वाटर में से स्टीम को पास करते हैं। ठीक है, यानी कि देखें स्टीम जो है ना वो 5 ग्राम है, वाटर 500 ग्राम है। स्टीम का टेम्परेचर शुरू में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाटर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वाटर में से स्टीम को पास करवाया। जब हम वाटर में से स्टीम को पास करवाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो जितना बढ़ेगा मतलब जो नेक्स्ट टेम्परेचर होगा उसका फाइनल टेम्परेचर वाटर का हम लोगों ने वो निकालना है स्टीम को पास करवाने के बाद। ठीक है, डाटा लिखते हैं हमारे पास इसमें क्या कुछ गिवन है, इसको भी हम 3 पार्ट्स में ही सॉल्व करेंगे। मैथ्स हमें गिवन है, एक तो वाटर का मैथ्स कितना है, मैथ्स ऑफ स्टीम 5 ग्राम है और मैथ्स ऑफ वाटर 500 ग्राम्स है। तो M1 मैथ्स ऑफ स्टीम है 5 ग्राम्स, टेम्परेचर स्टीम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैथ्स ऑफ वाटर 500 ग्राम्स है और टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 0.005 हो जाएगा टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, मैथ्स को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 2.26 × 6 जॉल पर किलोग्राम गिवन है। ठीक है, निकालना हम लोगों ने क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर निकालना है आफ्टर पासिंग द स्टीम, तो उसको हम T3 से डिनोट कर देते हैं। तो ये बात आप अंडरस्टैंड करें कि जब हम वाटर में से स्टीम को पास करवाएंगे तो होगा क्या, ऑब्वियसली वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा और स्टीम का टेम्परेचर जो है गिरेगा, फॉल करेगा, क्योंकि स्टीम को आप ठंडी चीज़ से पास करवा रहे हैं। जितना वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा ना उतना ही टेम्परेचर स्टीम का लॉस करेगा, यानी कि जितना टेम्परेचर स्टीम का लॉस करेगा जितना कम होगा उतना ही टेम्परेचर वाटर गेन कर लेगा। यानी कि T3 राइज इन टेम्परेचर भी है जो वाटर का है और T3 फॉल इन टेम्परेचर भी है जो स्टीम का है। ठीक है, यानी कि जो नया टेम्परेचर होगा वाटर का वही नया टेम्परेचर होगा स्टीम का भी। स्टीम उतना ही टेम्परेचर फॉल करेगी जितना वाटर टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। केस 1 में है कि लेटेंट हीट लॉस्ट बाय स्टीम। फर्स्ट केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टीम का शुरू में टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसने कितनी हीट लॉस्ट की है विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के दौरान ही उसने कितनी हीट लॉस्ट की है हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं। उससे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला है Q1 इक्वल्स टू M1HV। मैथ्स अपने 0.005 पुट कर दिया जो स्टीम का मैथ्स हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और साथ हमें उन्होंने HV दिया हुआ है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है वो 2.26 है। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 11300 जूल्स। ठीक है, अब केस 2 में हम लोग वो हीट लॉस निकालते हैं जो स्टीम ने की है ताकि वो फाइनल टेम्परेचर यानी कि T3 को अटेन कर सके, यानी कि वो हीट लॉस स्टीम की जिससे उसका टेम्परेचर T3 बन जाए, हम लोगों ने वो फाइंड आउट करना है।
तो उसका फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं Q2 इक्वल्स टू M2C डेल्टा टी। मैथ्स हमारे पास वही स्टीम का जो है 0.005, M1 M2 सेम है, और सी हम लोग वाटर का यूज़ कर रहे हैं 4200। डेल्टा टी इक्वल है T1 माइनस T3 के। हम T1 माइनस T3 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली पहले टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब हीट स्टीम लॉस करेगा तो उससे स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि जो T3 है ना, ये टेम्परेचर T1 से कम होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली T1 ज़्यादा है तो हम T1 में से T3 माइनस करेंगे, तो T1 माइनस T3 कर देते हैं। T1 हमारे पास कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोगों ने वो पुट कर दिया, और T3 मुझे नहीं पता, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर केस 3 में है हीट गेंड बाय वाटर। अब केस 3 में हम निकालते हैं कि वाटर ने कितनी हीट गेंड की है ताकि वो T3 टेम्परेचर को अटेन कर सके। उसका फॉर्मूला फिर हम यूज़ करते हैं Q3 इक्वल्स टू M2C डेल्टा टी। इसमें हमारे पास मैथ जो है वो हम यूज़ करेंगे वाटर का, जो कि हमारे पास है 0.5 kg। ठीक है, पहले दो केसेस में हम लोगों ने स्टीम का मैथ यूज़ करना है, और केस 3 में हम लोगों ने वाटर का मैथ यूज़ करना है, जो कि 0.5 है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू होती है 4200, और डेल्टा टी इसमें देखें वाटर का टेम्परेचर शुरू में कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो हीट को गेन करेगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा ना, तो जो T3 नया टेम्परेचर बनेगा वो उसके इनिशियल टेम्परेचर से यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे? T3 में से उसके इनिशियल टेम्परेचर को यानी कि 10 को माइनस करेंगे, तो डेल्टा टी क्या बनेगा? T3 माइनस 10। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है Q3 इक्वल्स टू 2100 T3 माइनस 10। तो हमारे पास Q1 भी आ गया, Q2 और Q3 भी आ गया। अब हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहती है कि जितनी स्टीम ने हीट लॉस्ट की होगी उतनी ही वाटर हीट को गेन करेगा, यानी कि हीट लॉस्ट वगैरह नहीं होती ना, जितनी हीट स्टीम लॉस करेगा उतना ही हीट वाटर गेन कर लेगा। तो हीट लॉस बाय स्टीम किसके इक्वल है? Q1, और Q2 के इक्वल है, यानी कि वो हीट है जो स्टीम लॉस्ट कर रहा है, और Q3 वो हीट है जो वाटर गेन कर रहा है। तो हम लिखते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3। Q1 इसके इक्वल है, Q2 की वैल्यू इतनी आई है हमारे पास, Q3 की वैल्यू हमारे पास ये आई है 2100 T3 माइनस 10, हम लोगों ने ये पुट कर दी। फिर सिंपली आप क्या करते हैं, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 21 0 हो जाएगा, माइनस 21 T3, ये 2100 T3 माइनस 21,000 हो जाएगा। फिर T3 वाली टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं, इस वाली चीज़ को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इसको आप ऐड करते हैं तो ये 34400 बन जाएगा। इसमें आप T3 कॉमन ले लें, फिर इसको ऐड करें, ये जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आज के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है न्यूमेरिकल्स के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें तो यू आर मोर देन वेलकम। इसके अलावा इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।